नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एसआईआर को लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने साफ कहा है कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या, एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। एसीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थककर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती और चुनाव आयोग 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओस की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलेटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया गया है। ये नाकामी नहीं, षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के एक बयान पर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। एक वायरल वीडियो में अजित पवार मालेगांव नगर पंचायत चुनाव प्रचार में कहते हुए सुने गए कि अगर आप सभी 18 उम्मीदवारों को जिताएंगे तो मैं वादा पूरा करूंगा, लेकिन अगर आप कट करेंगे तो मैं भी कट करूंगा। आपके पास वोट है, मेरे पास फंड है। विपक्ष ने इसे वोटरों को धमकी और सरकारी फंड का दुरुपयोग करार दिया। इस पर अजित पवार ने सफाई में कहा, मैंने कौन सी धमकी दी? बिहार में तेजस्वी यादव ने भी नौकरी देने की बात कही थी। चुनाव में सब बोलते हैं, फैसला जनता करती है। अजित पवार के बयान का सीएम फडणवीस ने बचाव किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में कहा कि भाषणों में कई बातें कही जाती हैं, लेकिन उनका मतलब वैसा नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमारे साथी या कोई भी नेता ऐसा कुछ कह देता है तो मुझे नहीं लगता कि उनकी नीयत भेदभाव करने की होती है। सीएम के इस बयान को अजित पवार का सीधा बचाव माना जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनाव में हर कोई बहुत कुछ कह देता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता। सरकार बनने के बाद हम पूरे राज्य के लिए काम करते हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। सुप्रिया सुले ने कहा, यह चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे बयान रोके जाएं। एनसीपी शरद पवार गुट के महेश तपासे ने कहा, यह सीधी धमकी है, जनता के अधिकारों पर हमला है, उनके पद का दुरुपयोग है। चुनाव आयोग कब तक चुप रहेगा? उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग तुरंत और कड़ी कार्रवाई करे। शिवसेना यूबीटी के अंबादास दानवे ने कहा कि अजित पवार सरकारी पैसे के मालिक नहीं हैं, सिर्फ रखवाले हैं। ये जनता को डराने जैसा है। फंड जनता का है, उनका निजी नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई ने रविवार को कहा कि हाल ही में आया 2025 का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ये नहीं कहता कि अब राज्यों को अपने राज्यपालों से बिल पास करवाने के लिए इधर उधर भागना पड़ेगा। सीजेआई गवई, जो 23 नवंबर को रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने बताया कि अगर संविधान में किसी काम की समय सीमा तय नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसे अपने से नहीं जोड़ सकता। ये काम संसद का है कि चाहे तो समय सीमा का प्रावधान बनाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में अदालत किसी पुराने फैसले को रद्द नहीं करती, बल्कि सिर्फ कानून की व्याख्या करती है और बताती है कि कौन सा सिद्धांत सही है। बता दें, 8 अप्रैल को तमिलनाडु वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर और राष्ट्रपति को किसी भी बिल को 3 महीने में मंजूरी देनी होगी। नहीं करने पर बिल मंजूर माना जाएगा। लेकिन 20 नवंबर को सीजेआई गवई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की बेंच ने कहा कि गवर्नर और राष्ट्रपति को टाइमलाइन में बांधा नहीं जा सकता, वो सिर्फ उचित समय के भीतर काम करें। लेकिन उचित समय कितना, ये कोर्ट ने तय नहीं किया। वहीं बेंच में मौजूद उस वक्त के सीजेआई गवई ने कहा कि हमने सिर्फ टाइमलाइन को रिलैक्स किया है। गवर्नर बिल पर हमेशा चुप नहीं बैठ सकते। रूटीन बिल हो तो 1 महीने में मंजूरी दे देनी चाहिए, लेकिन अगर बिल राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हो तो 3-4 महीने भी लग सकते हैं। सीजेआई गवई ने यह भी बताया कि अगर राज्यपाल बिना वजह बिल रोकते हैं तो सीमित न्यायिक समीक्षा संभव है। सुप्रीम कोर्ट के हाल की सलाह के बाद केरल सरकार अब उन राज्य विधेयकों को पारित करवाने के लिए अदालत का रुख करने जा रही है जो लंबे समय से राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए पड़े हुए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर अपने ताज़ा एडवाइजरी ओपिनियन में कहा था कि गवर्नर और राष्ट्रपति को बिल मंजूरी के लिए टाइमलाइन में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन वो उचित समय के भीतर निर्णय लें।
अगर बिल बहुत लंबे समय तक अटका रहे तो उस पर सीमित न्यायिक समीक्षा संभव है। वहीं केरल में कई बिल फंसे हुए हैं। अहम बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के इंतजार में है, जैसे यूनिवर्सिटी लॉस अमेंडमेंट बिल 2025, केरला स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2025, दो अन्य विधेयक भी। तो अब केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट की रीजनेबल टाइम वाली सलाह को आधार बनाकर राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास रुके बिलों पर अदालत में याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है। लेकिन सरकार को यह तय करना होगा कि कब तक इंतजार को उचित समय माना जाए और कब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। जस्टिस सूर्यकांत आज देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के रूप में पद संभालेंगे। वो जस्टिस BR गवई की जगह लेंगे। जस्टिस कांत को 30 अक्टूबर को सीजेआई नियुक्त किया गया था और वो करीब 15 महीने तक इस पद पर रहेंगे। उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 को समाप्त होगा, जब वो 65 वर्ष के हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह राष्ट्रपति भवन में जस्टिस सूर्यकांत को शपथ दिलाएंगी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसलों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़ा बड़ा फैसला है। नागरिकता और मौलिक अधिकारों से संबंधित फैसले भी शामिल हैं। पेगासस जासूसी मामले में उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर राज्य को फ्री पास नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की 2022 की पंजाब सुरक्षा चूक की जांच के लिए जस्टिस इंदु मल्होत्रा समिति नियुक्त करने में अहम भूमिका निभाई। आज शपथ के साथ ही न्यायपालिका में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी आज क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमू ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि वांगचुक को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत हिरासत में रखना गैर कानूनी, मनमाना और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन से इस संशोधित याचिका पर जवाब देने के लिए कहा था। 24 नवंबर को कॉस लिस्ट के अनुसार ये मामला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सीमाएं स्थायी नहीं होती, बदल भी सकती हैं और संभव है कि एक दिन सिंध फिर से भारत का हिस्सा बन जाए। बता दें, सिंध क्षेत्र यानी इंडस नदी के आसपास का इलाका 1947 की बंटवारे के समय पाकिस्तान में चला गया था। वहां रहने वाले सिंधी हिंदू बड़ी संख्या में भारत आए। राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंधी हिंदुओं, खासकर LK आडवाणी जैसी पीढ़ी ने कभी भी सिंध के भारत से अलग होने को स्वीकार नहीं किया। राजनाथ सिंह ने बताया कि आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा है कि हिंदू ही नहीं, सिंध में कई मुसलमान भी इंडस नदी के पानी को पवित्र मानते थे। वो मानते थे कि इंडस का पानी उतना ही पाक है जितना मक्का का आबे जमजम। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज सिंध की भूमि भारत में नहीं है, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और आगे कहा कि सीमाएं बदल सकती हैं, कौन जानता है कल को सिंध वापस भारत में आ जाए। कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 4 नए लेबर कोड्स की कड़ी आलोचना की, इन्हें राष्ट्र विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन लेबर कोड्स का समर्थन नहीं करेगी। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि नए लेबर कोड मजदूरों के हितों के खिलाफ हैं। उन्होंने खासकर उस प्रावधान पर आपत्ति जताई जिसके अनुसार किसी मजदूर संगठन को बनाने के लिए कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन बनाना मजदूरों का अधिकार है, इस पर शर्त लगाना गलत है। सरकार फैक्ट्री मालिकों को बढ़ावा दे रही है और प्रबंधन का साथ दे रही है। भारत के ज्यादातर प्रबंधन मजदूरों को न्याय नहीं देते, इसका असर केरल पर भी पड़ रहा है। मुरलीधरन ने साफ कहा, ये मजदूरों के खिलाफ है, देश के खिलाफ है और कांग्रेस इन लेबर कोड्स का समर्थन नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बीजेपी द्वारा सौंपे गए उस मेमोरेंडम को स्वीकार कर लिया है जिसमें श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा की MBBS एडमिशन लिस्ट को रद्द करने और सभी सीटें सिर्फ हिंदू छात्रों के लिए रिजर्व करने की मांग की गई। इस कदम का जम्मू कश्मीर की कई पार्टियों ने तेज विरोध किया है, जिनमें सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। दरअसल बीजेपी के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जम्मू स्थित राजभवन में LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस टीम का नेतृत्व बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा कर रहे थे। बीजेपी का कहना है इस साल MBBS एडमिशन लिस्ट में ज्यादातर छात्र एक ही समुदाय से हैं। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की एक धार्मिक संस्थान है जहां लोग माता वैष्णो देवी की आस्था के साथ दान देते हैं, इसलिए सीटें सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिलनी चाहिए जिनकी माता वैष्णो देवी में आस्था हो, यानी हिंदू समुदाय के छात्रों को। सुनील शर्मा ने कहा कि इस साल की एडमिशन लिस्ट में
मुस्लिम छात्र ज्यादा हैं। हमने इसका विरोध किया है। ये संस्थान धार्मिक है और भक्त अपनी आस्था के लिए दान देते हैं। ऐसे में एडमिशन भी उसी समुदाय के छात्रों को मिलना चाहिए जिनकी माता वैष्णो देवी में आस्था हो। इस मांग और एलजी द्वारा मेमोरेंडम स्वीकार किए जाने पर जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने सवाल उठाए। एनसी सहित कई पार्टियों ने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया योग्यता पर आधारित होनी चाहिए। धर्म के आधार पर एडमिशन तय करना संविधान के खिलाफ है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि हटाई गई प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस लाने के लिए सरकार ने भारत के विदेश मंत्रालय को औपचारिक पत्र भेज दिया है। ये जानकारी अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने दी। बता दें, कुछ दिन पहले इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई थी। अब अदालत राजनीतिक कार्यकर्ताओं और आलोचकों के लापता होने वाले मामलों पर भी अगली सुनवाई करने जा रही है। ये मामले उनके 16 साल लंबे शासनकाल से जुड़े हैं जो 5 अगस्त 2024 को समाप्त हुआ था। अब बांग्लादेश सरकार का बयान है कि हमने फैसले को लेकर पूरा विवरण भारत को भेज दिया है। हालांकि दिल्ली में भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पीएम मोदी ने रविवार को जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक ग्लोबल समझौते की मांग की। ये सत्र अ फेयर एंड जस्ट फ्यूचर फॉर ऑल, क्रिटिकल मिनरल्स, डिसेंट वर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर आयोजित किया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि एआई का इस्तेमाल वैश्विक भलाई के लिए होना चाहिए, न कि गलत गतिविधियों के लिए। उन्होंने जोर दिया कि एआई का दुरुपयोग रोकने के लिए दुनिया को एक साझा वैश्विक समझौते पर आना होगा। उन्होंने उसके लिए कुछ मूल सिद्धांत भी सुझाए। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी ह्यूमन सेंट्रिक होनी चाहिए, फैंस सेंट्रिक नहीं। ग्लोबल होनी चाहिए, सिर्फ नेशनल नहीं। ओपन सोर्स मॉडल पर आधारित होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव मॉडल पर नहीं। उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही सोच के साथ काम कर रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.